हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रवक्ता इकोनॉमिक्स के मुख्य परीक्षा का जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इससे हम बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम है उसके होने के चांस अब कम हैं, तो इसलिए जो है सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा देने का यहाँ पर मौका मिलने वाला है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों आज अर्थशास्त्र की डेमो क्लास। तो दोस्तों आपके रेस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा कि हमारी क्लास कैसी रही, इसको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो हमारे यूनिट 1 है वह है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो आपने सिलेबस प्रवक्ता का आपने रख लिया होगा, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा यूनिट 1 बनता है व्यष्टि अर्थशास्त्र है। तो इसकी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी डेमो क्लास है दोस्तों। तो आज डेमो क्लास में हम थोड़ा कम क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो कंटिन्यू बने रहने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासेस हमारे जो है इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। और साथ ही दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको अन्य किन सब्जेक्ट की मेनली क्लास की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है चूंकि। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्पादन संभावना वक्र है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। क्यों होता है दोस्तों, इसका रीजन बताना है। पहला है सीमांत प्रतिस्थापना दर स्थिर रहती है, या सीमांत प्रतिस्थापना दर ह्रासात्मक होती है, सीमांत प्रतिस्थापना दर वर्धमान होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम बात करें यहाँ पर जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, क्योंकि इसका कारण है कि ये जो है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन बढ़ता है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में अधिक से अधिक त्याग करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब किसी वस्तु का उत्पादन करना पड़ेगा तो उत्पादन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दूसरी वस्तु के उत्पादन में क्या करना पड़ेगा, हमें त्याग करना पड़ेगा, जिससे बढ़ती अवसर लागत इसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर जो अवसर लागत है दोस्तों वो क्या चीज़ है, अवसर लागत किसी एक चीज़ को प्राप्त करने से क्या होगा दोस्तों, किसी एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए दूसरे चीज़ का जो है दूसरे अच्छे विकल्प को त्यागना पड़ता है। ठीक है, अगर हम किसी एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे तो दूसरे जो अन्य चीज़ होगी उसको हमको त्यागना भी पड़ेगा। तो इसलिए जो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है दोस्तों। ठीक है नहीं, क्योंकि जैसे एक वस्तु की उत्पादकता को हम बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु में हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें समय कम मिलेगा और उसके लिए जो है हमारे पास टाइम कम रहेगा, यानी कि हम उसके उत्पादन को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ये उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर भी नहीं रहती, सीमांत प्रतिस्थापन दर ह्रासमान होती है ऐसा भी नहीं है, सीमांत प्रतिस्थापन दर वर्धमान होती है ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इसका कारण क्या है कि एक वस्तु के उत्पादन बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की उत्पादकता में अंतर आ जाता है, कमी आ जाती है, तो वो उसका त्याग करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा। तो दोस्तों जो उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु होता है उस पर बजट रेखा एक्स को काटती है, या एक्स वक्र को स्पर्श करती है, या एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो उपभोक्ता की जो इष्टतम बिंदु होता है वो इष्टतम बिंदु क्या करता है दोस्तों, वो एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो इष्टतम बिंदु जो होता है वो एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करता है। आपने जो डिटेल सिलेबस में पढ़ा है उसमें दोस्तों आपने इष्टतम बिंदु की बजट रेखा को पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है कि वो एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। तो दोस्तों फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किनको कहा जाता है। तो ऑप्शन है दोस्तों इसमें आपके माल्थस, एडम स्मिथ, जॉन रॉबिन्सन, या जे बी से। तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है दोस्तों, वो हैं एडम स्मिथ। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। तो दोस्तों जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है यानी कि इसको जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र इसका नाम दिया गया है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या शामिल है दोस्तों? ऑप्शन है छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई या व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण या इनमें सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें जब व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं तो उसमें हम बहुत छोटे छोटे चरों पर भी अध्ययन करते हैं दोस्तों। साथ ही व्यक्तिगत इकाई पर भी चर्चा करते हैं। जो पर्सनल चीज़ें होती हैं यानी कि किसी टॉपिक के उसके पर्टिकुलर चीज़ों को भी हम स्टडी करते हैं। उसके अलावा व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण करते हैं, पर्टिकुलर चीज़ों का मूल्य का निर्धारण, उसके वैल्यू को समझते हैं दोस्तों। और इनमें से सभी तो दोस्तों ये तीनों कॉन्सेप्ट इसमें पॉसिबल होते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा था? तो दोस्तों इकोनॉमिक्स को जो है जो लॉजिकल इसको माना गया है, अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र इसको कहा गया है, लॉजिकली इसको लिया गया है। तो किसने कहा था इसको? ठीक है, तो ये एक वक्तव्य है दोस्तों जिसको एक्यूरेट आपको याद करना होगा। तो अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा था? ऑप्शन है हिक्स ने, केन्स ने, रॉबिन्सन ने या मार्शल ने। तो दोस्तों अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र जो कहा था वो कहा था रॉबिन्स ने। किसने कहा था दोस्तों? रॉबिन्स ने कहा था दोस्तों कि अर्थशास्त्र जो है चयन का तर्कशास्त्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो दोस्तों कौन ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा? कि इन्होंने जो है जो है इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ जो है इकोनॉमी यानी कि साइंस ऑफ मनी, इसको किसने कहा था दोस्तों अर्थशास्त्र को? तो यहाँ पर ऑप्शन है रॉबिन्स, मार्शल, एडम स्मिथ या जे के मेहता। तो दोस्तों इसमें जो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान जो कहा था दोस्तों, वो कहा था एडम स्मिथ ने। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने दोस्तों अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान घोषित किया था। तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि अर्थशास्त्र जो है एक धन का विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ ने। बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने कहा किया था? तो दोस्तों इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन है दोस्तों मार्शल ने, केन्स ने, रैगनर ने, रैगनर फ्रिस या बोल्टिन ने। तो बोल्डिंग ने। तो दोस्तों सबसे पहले माइक्रो शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था रैगनर फ्रिस ने। किसने किया था दोस्तों? रैगनर फ्रिस ने दोस्तों सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों एन इंक्वायरी इनटू नेचर ऑफ कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों अगर हम इस बुक की बात करें तो इसके ऑप्शन देखें मार्शल, एडम स्मिथ, रेगनर फ्रिस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक का जो शॉर्ट नेम है वो है आपका एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक के जो शॉर्ट नेम है दोस्तों द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है दोस्तों, क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी इस बुक को जाना जाता है दोस्तों। अब आपको ध्यान आ गया होगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों अगर हम इस पुस्तक के पूरे डिटेल पढ़ें तो एन इंक्वायरी इनटू नेचर ऑफ कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन है, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन इसको कहा गया है। तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों वह हैं आपके एडम स्मिथ। तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है दोस्तों? वह हैं एडम स्मिथ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो कल्याण संबंधी परिभाषा जो दी गई थी इसके जन्मदाता कौन थे? तो ऑप्शन है मार्शल,
रॉबिन्स, एडम स्मिथ या सैमुअलसन। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र के जो कल्याण संबंधी यानी कि कल्याणकारी जो योजनाओं से संबंधित जो परिभाषा दी थी, तो इसके जन्मदाता कौन थे दोस्तों? वो थे मार्शल। कौन थे दोस्तों? मार्शल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र में जो कल्याण संबंधी जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है मार्शल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इकोनॉमिक्स को जो है मानव कल्याण का विज्ञान कहा गया है, ये किसने कहा था? ऑप्शन है रॉबिन्स, मार्शल, एडम स्मिथ या रिकार्डो। तो दोस्तों अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान किसने कहा है? ये कहा है रॉबिन्स ने। किसने कहा है दोस्तों? रॉबिन्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में से है। तो दोस्तों जो अर्थव्यवस्था की जो समस्या होती है वो क्या है, किस प्रकार की समस्या है? अ, आर्थिक विकास, साधनों का आवंटन या साधनों का कुशलतम प्रयोग या इनमें से सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो समस्याएं आती हैं वो क्या क्या होती हैं? एक तो आर्थिक विकास करना होता है, ये मेन इसमें काउंट होता है दोस्तों। संसाधनों का जो आवंटन है, साधनों का आवंटन करना, ठीक है, ये भी इसमें मेन रोल प्ले करेगा। और साथ ही दोस्तों इसमें जो है साधनों के कुशलतम प्रयोग करना, ये भी इसके अंतर्गत रोल प्ले करेगा। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये समस्याएं आती ही हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो जो आर्थिक समस्या होती है वो मूलतः किस तथ्य की समस्या होती है दोस्तों? ऑप्शन है चुनाव की, और फर्म चयन की, या उपभोक्ता चयन की, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर्थिक समस्या जो मूलतः जो समस्या पैदा होती है आर्थिक समस्या के अंतर्गत, मूलतः बेसिकली जो स्टार्टिंग में जो समस्या आती है वो क्या आती है दोस्तों? चुनाव की दोस्तों। यानी कि किसी भी आर्थिक रूप से जो कार्य होते हैं उसमें स्टार्टिंग करने के लिए जिस कार्य को चुनाव हम करते हैं, यानी कि जिससे हम आर्थिक डेवलपमेंट के लिए शुरुआत करते हैं, तो वो क्या चीज़ को हम स्टार्ट करें, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है दोस्तों? मूलतः क्या आती है? वो चुनाव की समस्या आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों? ऑप्शन है समाजवादी के रूप में, पूंजीवादी के रूप में, मिश्रित रूप में, या इनमें से सभी। तो दोस्तों जो अर्थव्यवस्था को जो वर्गीकरण किया जा सकता है, ये किया जा सकता है दोस्तों समाजवादी के रूप में भी किया जा सकता है, पूंजीवादी के रूप में भी किया जा सकता है, मिश्रित रूप में भी किया जा सकता है। तो ये तीनों रूपों में अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, समाजवादी को, समाज को भी देखना होता है, पूंजीवादी दृष्टिकोण भी रखना होता है, ठीक है, और मिश्रित रूप से यानी कि समाज के कम वर्ग वाला जो कम आय वाला वर्ग है उसको भी देखना है, अधिक आय वालों को भी देखना है। तो उसके आधार पर जो जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो चीज़ें लाई जाती हैं वो दोनों पक्षों को देखते हुए देखा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे मिश्रित रूप में भी इसमें ध्यान दिया जाता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्न में से कौन है? तो दोस्तों जो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वो क्या है? उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, या क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, इनमें से सभी। तो दोस्तों अगर हम अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय जो सेंटर्ड जो इसमें मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं दोस्तों, वो क्या हैं? तो वो है दोस्तों आपका, एक तो उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे होगा, यानी कि हम उत्पादन तो कर रहे हैं तो उसका वितरण कैसे होगा, वो उत्पादित वस्तु का यूज कैसे हो पाएगा, यानी कि उस लोकल मार्केट में कैसे वो जो है ऑब्जेक्टिव जो हमारा जो भी है, जो भी वस्तु है वो कैसे वितरित हो पाएगी,
क्या उत्पादन हो, किस चीज़ का हम उत्पादन करें कि जिससे आर्थिक व्यवस्थाएँ जो है बढ़ें, ठीक है दोस्तों? और कैसे उत्पादन करें, ये सारी समस्याएँ हैं दोस्तों, ठीक है? तो इनको सेंटर्ड जो है प्रॉब्लम्स इनको कहा जाता है, केंद्रीय समस्या इनको माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी, क्योंकि ये हमारी डेमो क्लास है दोस्तों, और आप लोगों के लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमारा जो है यहाँ पर मनोबल बढ़ेगा। साथ ही दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट दीजिए, आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, ठीक है दोस्तों? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो इनमें से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व मिला जुला अस्तित्व होता है दोस्तों? ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास मिश्रित अर्थव्यवस्था का भी कॉन्सेप्ट है, पूंजीवादी का भी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के सह अस्तित्व की बात करते हैं दोस्तों, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमें एक तो खुद की विकास की बात देखनी है, और क्या देखना है दोस्तों, एक समाज में सार्वजनिक रूप से विकास को देखना है। समाज के उस तबके को भी देखना है दोस्तों जो बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर है और जो उच्च लेवल में है, उन सभी को देख के जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें, तो इसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर बनेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है। तो दोस्तों उत्पादन वक्र जो है उसका ढाल कैसे गिरता है? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, या नीचे से ऊपर? तो दोस्तों हमें बताना है कि उत्पादन वक्र का ढाल जो है वो गिरता है कैसे। तो दोस्तों जो उत्पादन वक्र का ढाल होता है वो आपने देखा होगा, आपने जब इकोनॉमिक्स की क्लासेस जब पढ़ी हैं, तो यहाँ पर देखा होगा दोस्तों, जो उत्पादन वक्र का ढाल है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है इस तरीके से, ठीक है? तो ये एक्स और वाई एक्सिस के अंतर्गत दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर उत्पादन वक्र का ढाल ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, ठीक है दोस्तों? इस तरीके से, ठीक है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? उत्पादन वक्र का ढाल कहाँ से गिरता है? ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र। तो उत्पादन संभावना वक्र के बारे में बताना है। अक्ष यानी कि मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, या मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है, अक्ष की ओर समांतर होती है, या अक्ष की ओर लंबवत होती है? तो दोस्तों उत्पादन संभावना वक्र जो है किस ओर को होती है? तो उत्पादन संभावना वक्र दोस्तों अक्ष यानी कि मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। क्या होती है? हमेशा मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर बनता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो दोस्तों कौन सा वक्र इनमें से आर्थिक समस्या को दर्शाता है? ऑप्शन है उदासीनता वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, मांग वक्र, या उत्पादन वक्र? तो दोस्तों जो उत्पादन संभावना वक्र है वही आर्थिक समस्या को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है? तो उत्पादन संभावना वक्र जो है यही दोस्तों आर्थिक समस्या को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं समस्या के दौरान भी, ठीक है दोस्तों? तो उत्पादन संभावना वक्र ही आर्थिक समस्या को दर्शाता है दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी उदासीनता वक्र को समझेंगे कि आर्थिक समस्या की स्थिति के कारण उदासीनता है, ऐसा नहीं है। उत्पादन संभावना वक्र जो होता है यही आर्थिक समस्या को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है? बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसका मुख्य टारगेट क्या होता है दोस्तों? मुनाफा कमाना, आधिकारिक उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, अधिकतम लोक कल्याण। तो दोस्तों कॉमन सी बात है, अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाएगा किसको? अधिकतम लोक कल्याण को देखा जाएगा।
ठीक है दोस्तों। अब अगर इसको किसी उदाहरण से समझें दोस्तों, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव है, अगर जैसे हमने कोई चीज़ का उत्पादन किया और हमने उसकी कीमत 1000 रुपये रख दी। अब अगर हमने उसकी कीमत को 1000 रुपये रखी तो केवल वही व्यक्ति उसको खरीद पाएगा जिसके पास आर्थिक रूप से मजबूती होगी, यानी कि वो 1000 रुपये अफोर्ड करने लायक होगा दोस्तों। तो हो सकता है ऐसे करने वाले केवल 5 लोग मिलें या 10 लोग मिलें, 100 लोग मिलें, 1000 लोग मिलें। ठीक है दोस्तों, जो 1000 रुपये में उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी वस्तु की उत्पादकता को बढ़ाकर उसकी कीमत को कम कम करें, तो अगर वही चीज़ हम 200 में, 500 में अगर रखेंगे, तो हमारे पास जो खरीदारों की संख्या होगी वो दोस्तों वो उसके दोगुनी या चौगुनी हो जाएगी, है ना? तो अगर उतने ज़्यादा उस चीज़ की खपत हो रही है, तो समाज के अधिक से अधिक यानी कि मिश्रित वर्ग तक वो पहुँच रहा है दोस्तों, ठीक है? तो पूँजीपति के पास भी पहुँच रहा है और आर्थिक रूप से कमज़ोर के पास भी पहुँच रहा है। तो उससे क्या होगा, अधिकतम लोगों तक वो बात पहुँचेगी, वो सामान पहुँचेगा, तो उससे क्या होगा, हमारी उत्पादकता में बढ़ाने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है? उत्पादकता भी बढ़ाएँगे और आर्थिक मजबूती भी बढ़ती रहेगी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में यही होता है दोस्तों, अधिकतम लोक कल्याण की चीज़ों का उत्पादन किया जाता है और उसकी कीमतों को उसी आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक समस्या क्या है? तो बताना है कि आर्थिक समस्या क्या होती है। तो ऑप्शन है, आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या। आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या नहीं है। आर्थिक समस्या परिवार की समस्या है या इनमें से सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर आर्थिक समस्या की, तो सबसे बड़ी समस्या जो आर्थिक रूप में आती है वो आती है आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है। क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ का साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग करने की समस्या और चुनाव की समस्या, ये सबसे पहली समस्या है। किसी भी चीज़ का चुनाव करना, ठीक है? अगर हम किसी भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको लेना है कि हम किस चीज़ को महत्व दें, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या क्या है? चुनाव की समस्या है। उसके साथ ही साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग, यानी कि जो संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं उनके बचत के साथ उनका उपयोग करना, जिससे अधिक उत्पादकता प्राप्त हो सके। तो ये आर्थिक समस्या सबसे बड़ी समस्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, ये हमारी इकोनॉमिक्स की डेमो क्लास है दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे से कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आप अगर अन्य सब्जेक्ट से हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए। आपने ये डेमो क्लास देख ली है, इसके आधार पर दोस्तों हमारी ये इकोनॉमिक्स की क्लास दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू हमारे जो है चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। और अन्य किन सब्जेक्ट की क्लास आप लेना चाहते हैं तो उस आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। और जो भी क्लासेस पॉसिबल होंगी दोस्तों वो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर डेली प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको हमारी ये क्लास पसंद आई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।